नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर बहुत बड़ी नकद राशि मिली है। बताया जा रहा है कि ये 15 करोड़ है। एक दुर्घटना हो गई, उनके सरकारी बंगले में आग लग गई जिस समय वो यहाँ पर नहीं थे और इस कारण से अग्निशामक को बुलाना पड़ा और बाद में जो इन्वेंट्री बनती है उसमें फिर पता चला कि बहुत बड़ी जो राशि है नकद वहाँ पर मिली है। और उसके बाद आनन फानन में बड़े अधिकारियों को सूचित किया गया। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना से संपर्क किया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई और तुरंत ही उनका स्थानांतरण उनको वापस जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया, जो उनका कि पेरेंट हाई कोर्ट है, यानी जहाँ से वो आए थे। लेकिन ये सूचना जब इलाहाबाद पहुंची तो वहाँ तुरंत जो है सो वकीलों की बैठक हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और उसने प्रस्ताव पारित करके कहा कि हम जो है वो डस्टबिन नहीं है, कचरा पेटी नहीं है कि आप वहाँ का कचरा यहाँ जो है भेज दीजिए। वैसे कॉलेजियम की बैठक में कुछ सदस्यों की राय ये भी थे कि अगर इतना बड़ा जो है सो अपराध है तो इसमें स्थानांतरण जो है वो पर्याप्त नहीं है, कोई बड़ी सज़ा होनी चाहिए और जज को कहना चाहिए कि वो इस्तीफा दे। ये घटना 14 मार्च की रात की है, लेकिन ये खबर लगभग एक सप्ताह नहीं आई। 21 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी और उसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। वकीलों के बीच काफ़ी चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई और संसद में हंगामा हुआ। अचानक 21 मार्च की शाम में एक बड़ा मोड़ आया इस घटनाक्रम में। सुप्रीम कोर्ट से विज्ञप्ति जारी की गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें कहा गया कि ये जो खबर है कैश की वो गलत है और अफवाह फैलाई जा रही है, और साथ ही ये भी कहा गया कि जस्टिस वर्मा का जो इलाहाबाद ट्रांसफ़र हुआ है वो कैश के मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये भी है कि अभी वो हुआ भी नहीं है। और साथ ही दिल्ली फायर ब्रिगेड के मुखिया अतुल गर्ग का बयान आया है कि फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पर कोई कैश मिला ही नहीं। अब तो ये आगे जांच के बाद पता चलेगा। वैसे ये भी कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई नकद मिला ही नहीं तो जांच किस बात की हो रही है। खैर, भविष्य में और आगे बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इतनी बात तय है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा नहीं है। बार बार ये सवाल उठता रहा है, कई बार आरोप लगे हैं, कई बार जो है सो इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि न्यायाधीशों को इस्तीफा देना पड़ा है, महाभियोग भी लाए गए हैं। इसलिए ये बात नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा नया है, और इस घटना के बाद तो बहस फिर से छिड़ ही गई है। तो आज हम न्यायपालिका में जो स्थिति है, जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में पहले मैं बहुत बार चर्चा कर भी चुका हूँ और मेरे अपनी 2 पुस्तकें, जस्टिस ज्यूडिशरी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, बाउंड्रीज एंड ब्रीचेस, और दूसरी किताब जस्टिस वर्सेस जुडिशरी, जो कि ऑक्सफोर्ड से छपी है, और पहली किताब रॉटलेस से छपी है। इन दोनों मैंने विस्तार से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर चर्चा की है और उसकी जवाबदेही की भी बात मैंने कही है। क्योंकि एक शुरू से एक धारणा बनी हुई है कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसकी छवि खराब होती है और इससे संस्था बर्बाद हो जाती है। अब देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है तो यहाँ जो निचली अदालत है, जिसको हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो उसके ऊपर निगरानी रखे, देखरेख करे, अधीक्षण का काम वो करे। और अनुच्छेद 235 में ये है कि जो निचली अदालत के जज हैं उनका स्थानांतरण है, उनकी प्रोन्नति है, वो सारा जो है वो हाई कोर्ट को वो अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर तो एक अंकुश है, उसकी जवाबदेही जो है हाई कोर्ट सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट जज बन जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जज बन जाता है तो उसकी जवाबदेही जो है वो केवल आत्मानुशासन ही है, खुद वो अपने ऊपर नियंत्रण रखे। अगर गंभीर से गंभीर आरोप भी लग जाए तो सिवाय उसको महाभियोग के जरिए हटाने के, जिसका भी प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में दिया गया है। 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। हालांकि महाभियोग शब्द जो है संविधान में नहीं आया है, वो ये कहता है कि
आरोप लगते हैं तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उसकी जांच करेगी और वो संतुष्ट है तो फिर वो जो है सो संसद में आएगा। संसद की किस सदन में 50 से अधिक सांसद जो हैं वो आरोपों के साथ अध्यक्ष या सभापति को दे सकते हैं। फिर वो सदन की समिति जांच करेगी और उसके बाद उस पर मतदान होगा, जिसमें कि बहुमत से पारित होना चाहिए, लेकिन जितने मौजूद हैं उसमें जो है 2/3 2/3 का बहुमत होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं और इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आज तक एक भी उच्च न्यायपालिका के जज का जो है वो महाभियोग के जरिए हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। एक भी जज जो है वो हटाया नहीं गया। तो ये बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है और शुरू से ऐसा बनाया गया है और ये समस्या बल्कि पूरे विश्व में है। एक बहुत चर्चित किताब है डेविड पेनिक की जज, और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कहना कि भाई न्यायपालिका के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जानी चाहिए, ये धारणा जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। न्याय और न्यायपालिका की स्वायत्तता जो है वो कदाचार के लिए जो है ढाल नहीं बननी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब ये है कि आप अपने निर्णय जो है निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से देते रहें, लेकिन अगर कदाचार करते हैं और उसको स्वायत्तता की ढाल में उसको छुपा लेते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। और एक अमेरिका के यूएस कोर्ट ऑफ अपील के जज हुए थे जेरोम फ्रैंक, जिन्होंने एक बल्कि उनका आंदोलन ही था लीगल रियलिज्म मूवमेंट, और उन्होंने भी यही बात कही थी कि भाई जैसे सरकार की या राज्य की अन्य शाखाएं हैं और उनकी विवेचना और उनका विश्लेषण जिस तरह से होता है, उसी तरह से न्यायपालिका के कार्यों का भी विश्लेषण होना चाहिए। और ये क्या विडंबना है कि आप कहते हैं कि ये खतरनाक होगा। बिल्कुल खतरनाक नहीं होगा। जनता को जानना चाहिए कि न्यायाधीश किस तरह से काम करते हैं, न्यायपालिका क्या कर रही है। ये लोकतंत्र है और जनता को पूरा अधिकार है कि वो उन बातों को जाने। इसलिए ये कहना कि इससे स्वायत्तता प्रभावित होगी, ये बिल्कुल ही गलत है। जहाँ तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात है तो केवल ये भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में है। और अगर हम प्राचीन काल से बात करें तो एथेंस में जो वहाँ की जो सर्वोच्च अदालत थी, जिसको कि डिकस्टेरिया कहते थे, उसमें आपको जानकर के हैरानी होगी कि 1000 जज हुआ करते थे, जबकि उस समय एथेंस की आबादी मात्र 4 लाख थी और उसमें भी 2.5 लाख लोग जो थे वो गुलाम थे, जिनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो यानी लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए अदालत थी, लेकिन वो 1000 जज होते थे। और उसका कारण जो बताया गया है, जो बड़ी बड़ी पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, वो ये है कि इतने जजों को रिश्वत देना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। यानी उस समय भी ये बात थी कि न्यायाधीश को रिश्वत दी जा सकती है और उससे बचने के लिए जो है डिकस्टेरिया में 1000 जजों को रखने की व्यवस्था की गई थी। 17वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं फ्रांसिस बेकन, जिनकी पुस्तक नोहम ऑर्गेनम बहुत चर्चित है। वो इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल भी थे, लॉर्ड चांसलर भी थे। उनको जेम्स प्रथम ने ये सारे पद दिए थे। उसके पहले एलिजाबेथ प्रथम ने भी अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण पद दिए थे और उन पे भी जज के रूप में घूस लेने का आरोप लगा और उसमें बहुत जो है सो कार्रवाई भी हुई, उनको दंडित भी किया गया था। उसमें कई केसेस हैं। 1620 का मामला है जिसमें ऑब्रे का मामला था। ऑब्रे जो है वो जॉर्ज हेस्टिंग्स और जेनसेंस के साथ जाकर के उसने बेकन को पैसे दिए थे बाज़ाब्ता। ये उसमें आता है कि उसने 100 पाउंड दिए थे, लेकिन वो फैसला ऑब्रे के खिलाफ चला गया। और दूसरा एक मामला था उसी साल का, वो था एडवर्ड एगर्टन का मामला था। उसमें पहले तो जो है सो 400 पाउंड 50 पाउंड दिया गया और फिर 400 पाउंड दिया गया, लेकिन उसमें भी फैसला उसके खिलाफ चला गया। दोनों ने मिलकर के शिकायत की थी। अब ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई है कि क्या बेकन ने जीतने वाली पार्टी से भी पैसे लिए थे, लेकिन ये है कि लेकर के भी जब दिया तो जब शिकायत की गई तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने पाया कि ये आरोप जो है सही है और सिर्फ इसी 2 मामले में नहीं बल्कि अन्य मामलों में भी बेकन ने पैसे लिए हैं। फिर उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ये मामला रेफर कर दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी एक सेलेक्ट कमेटी बनाई, जिसमें जांच के बाद 28 आरोप बेकन के ऊपर तय किए गए। और फिर लॉर्ड चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि बेकन को भविष्य में कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। उसको सज़ा दी गई जिसमें 40,000 पाउंड का जुर्माना हुआ और उसको जेल की सज़ा हुई और उसको जेल भेज दिया गया। 3 मई
1620 को बेकन को जेल भेजा गया, जो लंदन का टावर है वहाँ का जेल, वहाँ भेजा गया, लेकिन फिर राजा ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन अदालती फैसला ये आ गया था कि आगे उसको कोई भी पद नहीं दिया जाएगा, वो संसद नहीं आ सकता है, अदालत परिसर में फटक नहीं सकता है। तो ये सारे बंधन उसके ऊपर अदालत की ओर से थोप दिए गए थे। बेकन के पहले भी 70 साल पहले भी बिशप यू लैटिमर ने खोल करके न्यायपालिका की निंदा करते हुए कहा था कि दे ओ लव ब्राइब, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये जो है प्रिंसली थीविंग है, ये मतलब एक बादशाह की ओर से चोरी की जाती है उसी तरह का मामला है, ऐसा कहा था बिशप ह्यू लैटिमर ने। तो हम देखते हैं कि ये मामला केवल भारत का नहीं है और केवल आधुनिक युग का नहीं है, बल्कि बहुत समय से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रहा है और ये बहुत सारे मामले जो हैं वो रिकॉर्ड पर भी हैं। अगर भारत की बात करें तो 2007 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, इसमें ये कहा गया कि 2630 करोड़ रुपए सालाना निचली अदालत के कर्मचारियों को घूस देने में खर्च होता है। 2630 करोड़ केवल निचली अदालत के बारे में। वैसे भी जिनको अनुभव है निचली अदालत का, उनको पता है कि हर चीज़ के लिए पेशकार को पैसे देने पड़ते हैं, और ये भी कहा जाता है कि पेशकार जो है वो जज का खर्च चलाते हैं, इसलिए वो तो जज भी आंखें बंद कर लेते हैं, यानी जज की नाक के नीचे जो है सो वहाँ पैसे का लेन देन होता है। और उस सर्वे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाया कि 77% जनता ये मानती है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। तो ये भारत की स्थिति है, और इसमें कई पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो और कई न्यायाधीश, उन्होंने भी माना है कि न्यायपालिका में भारत में भ्रष्टाचार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस एस वर्मा ने अपने पद से सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद जो है सो 22 जनवरी 1998 को इंडियन एक्सप्रेस में एक साक्षात्कार में कहा था कि ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, ये कोई नहीं मानेगा। इसलिए ज़रूरत है कि कानून बना करके हम उसका मुकाबला करें। सोशल सैंक्शंस डोंट वर्क, वी नीड लीगल सैंक्शंस, ऐसा जस्टिस जे एस वर्मा ने उस साक्षात्कार में कहा था। और 2001 में जस्टिस एस पी भरूचा, वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और उन्होंने भी ये कहा था कि उच्च न्यायपालिका में कम से कम 80% जज ईमानदार हैं, 20% ऐसे हैं जो पूरी न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हैं। यानी उन्होंने भी ये माना कि 20% या तो भ्रष्ट हैं या माना जा सकता है कि वो भ्रष्ट हैं। एसपी सताशिवम, वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश बनने के पहले जब वो मनोनीत हो चुके थे उस समय उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार से बची हुई नहीं है, और कुछ जजों ने शपथ तो ली है कि वो निष्पक्ष होकर के काम करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है और अपनी ही शपथ का उन्होंने उल्लंघन किया है। तो इस तरह से कई और जजों ने ऐसा माना है। सूची लंबी है इसलिए सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे जजों ने ये स्वीकार किया। अब ये जो महाभियोग है, मैंने कहा कि संविधान में ये शब्द तो नहीं आता है, लेकिन जो प्रक्रिया मैंने पहले ही बताई बड़ी ही दुरूह प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, और इसमें पहला जो महाभियोग का प्रस्ताव कह लें वो 1990 में जब ये जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ आरोप लगा था, 1990 में आरोप लगा था, वैसे प्रस्ताव तो बाद में आया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उसकी जांच की थी, लेकिन उस समय भी रामास्वामी को काम दिया जाता रहा। हालांकि उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे सब्यसाची मुखर्जी, वो इसके खिलाफ थे कि रामास्वामी को काम दिया जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ही कहा कि नहीं, उनको काम से वंचित रखना सही नहीं होगा, तो उनको काम दे दिया गया था। लेकिन कमेटी ने यह माना कि हाँ, उनके ऊपर जो आरोप हैं वो गंभीर हैं, और उसके बाद फिर जो है संसद में उन पर महाभियोग का प्रस्ताव आया। लेकिन उस समय मामला फिर जो है सो दक्षिण बनाम उत्तर का हो गया, फिर जाति का भी मामला हो गया, और कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर जो है, जहां उनका रामास्वामी का घर था वही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और उन्होंने एक माहौल बनाया कांग्रेस के अंदर ही, और ऐसा माहौल बनाया कि जब महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में आया तो नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख करके जो है एक मौखिक व्हिप जारी कर दिया कि इस पर कोई भी वोट न करे। यानी कांग्रेस के सदस्यों ने वोट नहीं किया, तो उस प्रस्ताव के पक्ष में तो मत पड़े, लेकिन उसके विरोध में मत नहीं पड़े, इस कारण से वो प्रस्ताव गिर गया।
कुछ लोग ये कहते हैं कि संसद ने उनके ऊपर लगे आरोपों को खारिज नहीं किया, भले ही तकनीकी रूप से उनको जो है हटाया नहीं गया, लेकिन आरोपों को खारिज भी नहीं किया। ये भी चर्चा है कि एक जो है मौखिक समझौता था कि रामास्वामी ने ये कहा कि अगर ये महाभियोग प्रस्ताव गिर जाता है या नहीं लाया जाता है तो मैं अपने पद से बाद में इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अपने पद पर बने रहे। लेकिन बाद में मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया ने उनको काम नहीं दिया, इसलिए वो घर पर बैठे रहे अंतिम दिन तक, जब तक उनको सेवानिवृत्त होना था, और पूरा वेतन वो लेते रहे। तो ये रामास्वामी की कहानी है। उनके पहले एक और मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह के ऊपर भी कोशिश की गई थी। उस समय वो जज थे, 1970 में वो बने थे, भारत के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। उनसे एक नौकरशाह किसी कारण नाराज हो गए थे, जिनके खिलाफ उन्होंने निर्णय दिया था, और उसने बड़ी चतुराई से जो है 299 सांसदों के दस्तखत भी करा लिए थे और लोकसभा में प्रस्ताव पेश भी हो गया था। लेकिन पालकीवाला ने अपनी किताब वी द पीपल में लिखा है कि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कहा कि आरोप जो हैं बिल्कुल जो हैं बेकार हैं, कोई इसमें गंभीर नहीं है, फ्रिवोलस, इस तरह के आरोपों पर जो है महाभियोग लाना जो है उचित नहीं होगा। तो ये इस तरह से उनके खिलाफ वो महाभियोग का प्रस्ताव नहीं टिक पाया। सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग लाया गया था संसद में और राज्यसभा में प्रस्ताव आया, और उनके खिलाफ जो है प्रस्ताव लाने की सिफारिश खुद उस समय के मुख्य न्यायाधीश भारत के थे न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, उन्होंने ही सरकार को लिखा था। क्योंकि जब सौमित्र सेन वकील थे तो वो सेल के एक मामले में 1984 में अदालत द्वारा रिसीवर बनाए गए थे, लेकिन बाद में जब वे 2003 में उच्च न्यायालय के जज बन गए तब भी उन्होंने उस पैसे को रखा और बल्कि उसको खर्च भी किया। भले ही बाद में उसको पैसे जमा कर दिए, लेकिन उसको खर्च भी किया और रखे रहे। तो ये एक बहुत बड़ा कदाचार था और इसलिए उनके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुशंसा की गई थी। बाद में जांच के बाद सब आरोप सही पाए गए तो राज्यसभा में वो प्रस्ताव आया। उस समय खुद राज्यसभा में बैठा हुआ था, जो सौमित्र सेन ने अपना बचाव स्वयं किया था और उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी थी, लेकिन जो सदन है उसने नहीं माना और उस दिन महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया था। यानी पहली बार कोई इम्पीचमेंट मोशन पारित हुआ, यानी राज्यसभा ने उनको हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया और लोकसभा में प्रस्ताव आने के पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। 2009 में जस्टिस डीपी दीनाकरन पर भी गंभीर आरोप लगे, जो कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और उनके बारे में सिफारिश की गई थी कि उनको शीर्ष अदालत लाया जाए। वे दलित थे, लेकिन उन पर आरोप लगा जिसमें यह था कि तमिलनाडु में 700 एकड़ ज़मीन जो है वो बहुत सस्ते में उन्होंने खरीद ली है, जिसमें कि सीलिंग का जो कानून है उसका भयंकर उल्लंघन हुआ है। फोरम फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन बहुत सारे दलित सांसदों ने इसको मामला दलितों के खिलाफ अत्याचार का बताया कि चूंकि वे दलित हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आरोप इतने गंभीर थे कि बाद में उन्होंने खुद ही 29 जुलाई को, जब राज्यसभा में 29 जुलाई 2011 को राज्यसभा में प्रस्ताव पर विचार होना था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया और उसमें ये कहा कि चूंकि वे दलित हैं इसलिए हर तरीके से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। अगर दलित किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो ये समाज को स्वीकार्य नहीं है और इस तरह से परेशान किया जाता है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 30 जनवरी 2018 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एस एन शुक्ला के खिलाफ सरकार से अनुशंसा की कि उनको हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जो मेडिकल एडमिशन स्कैम था उस समय, उसमें उन्होंने 2 कॉलेजों को अनुमति दे दी कि आप एडमिशन लीजिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी थी। और ये जो है निर्देश बहुत साफ था, इसमें कहीं कोई जो है संशय की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना करते हुए जस्टिस एस एन शुक्ला ने इस तरह का आदेश दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ये निर्देश दिया कि जो प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट है उसकी मान्यता को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वो मामला जो है बहुत आगे बढ़ नहीं पाया और खुद जो है सो मुख्य न्यायाधीश
दीपक मिश्रा के खिलाफ भी प्रस्ताव आ गया। 20 अप्रैल 2018 को 7 विपक्षी दलों ने जो है सो ये प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कि कांग्रेस जो बड़ी पार्टी थी वो तो थी ही, लेकिन उसमें कांग्रेस में भी विभाजन हो गया। वैसे 64 सांसदों ने इस पर दस्तखत किया था। हालांकि ये कहा नहीं जाता है, जो संविधान में प्रावधान है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जो कदाचार बिल्कुल प्रमाणित है या फिर वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, इन्हीं दो आधारों पर किसी भी जज को, जो उच्च न्यायपालिका का जज है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें उस तरह के आरोप तो थे, लेकिन उसमें जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर वाली बात नहीं थी। और जो कांग्रेस के अंदर भी एक विभाजन था, इसमें सब लोग सहमत नहीं थे कि उनको जो है महाभियोग के जरिए हटाया जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक माहौल बनाया गया था। 18 जनवरी 2018 को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जजों ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद 4 वरिष्ठतम जज थे, जस्टिस गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस जोसेफ कुरियन, इन लोगों ने एक संवाददाता सम्मेलन करके जस्टिस मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि जो भी संवेदनशील मामले होते हैं उनको जस्टिस अरुण मिश्रा के जो है बेंच में, उनकी पीठ में भेजा जाता है। यानी एक तरह से वो सरकार के पक्ष में जो है वैसी पीठ तैयार करते हैं और सरकार जो चाहे वो फैसला उस तरह का दिलाते हैं। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और पहली बार ऐसा हुआ था कि ये न्यायाधीश जो है संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। उसमें कहा यह जाता था कि ये जो है जस्टिस चेलमेश्वर ने पूरी तरह से योजना बनाई थी और उन्होंने 3 और जजों को भी समझाने का काम किया और बैठ के, क्योंकि जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस दीपक मिश्रा दोनों ने एक ही दिन शपथ ली थी, लेकिन वो चीफ जस्टिस हो गए। और ये ऐसा कहा जाता है कि चाहते थे किसी तरह जस्टिस दीपक मिश्रा जो हैं अपने पद से हटाए जाएं तो वो फिर चीफ जस्टिस बन पाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और जस्टिस मिश्रा को इतना श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके खिलाफ आरोप लगाए थे उसका जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। इसके अलावा 2-4 घटनाओं का हम जिक्र करना चाहेंगे। जब जजों के ऊपर आरोप लगे, कई बार जजों ने खुद दूसरे जजों पे आरोप लगाया। 1990 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे जस्टिस SK देसाई, एक मामला था मेहता वर्सेस मेहता, और उनके साथ जस्टिस कीनिया बैठते थे। उन्होंने कहा कि थेल्मा मेनेजिस है और वो मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रही है, और इन्होंने खुली अदालत में इस तरह का आरोप लगाया था। ये भी कहा कि जब वो कार्यवाहक राज्यपाल थे जस्टिस देसाई, तो थेल्मा बराबर राजभवन जाती थी। बाद में SK देसाई को केरल जो है स्थानांतरित किया गया क्योंकि वो आरोप सही पाए गए। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, थेल्मा से उनकी दोस्ती है, लेकिन इस तरह से प्रभावित करने का काम उसने कभी नहीं किया। जस्टिस विजय बहुगुणा, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, उन पर भी गंभीर आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। बाद में वो सांसद बने और उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री भी बने। जस्टिस AM भट्टाचार्य जी, वो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उनको $80,000 रुपये एक विदेशी प्रकाशक द्वारा मिला था, मुस्लिम लॉ इन इंडिया। उसके लिए एडवांस में इतनी बड़ी रकम बेस्ट सेलर किताब को भी नहीं मिलती है, और उनको एक कानून की पुस्तक लिखने के लिए किसी विदेशी प्रकाशक से जो है सो $80,000 दे दिया गया। तो उन पर भी ये गंभीर आरोप लगे थे, उनको भी हटना पड़ा था। कर्नाटक में 2002 में वहाँ उच्च न्यायालय के 3 जज जो हैं वो महिलाओं के साथ बाहर में पकड़े गए, लेकिन उनके ऊपर कोई जो है प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई, और एक मुख्य न्यायाधीशों की कमेटी भी बनाई गई जांच के लिए। लेकिन विडंबना यह है कि जांच के साथ साथ ही जो अखबार थे और पत्रकार थे जिन्होंने रिपोर्ट इसकी दी थी, उनके ऊपर जो है वो अवमानना की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, कंटेम्प्ट। और कुछ पत्रकारों ने कहा था कि वी आर फेसिंग जुडिशियल टेररिज्म, लेकिन बाद में उस कमेटी ने उन सारे जजों को दोष मुक्त जो है घोषित कर दिया। उसी समय राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस अरुण मदान पर भी गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने एक जो है औरत लिटिगेंट को उन्होंने कहा था कि अगर तुम मुझे जो है सेक्सुअल फेवर दोगी तो मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला दूंगा। इसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ, लेकिन वो भी अपना काम करते रहे और बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर आरोप लगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा थी उसमें कुछ जज जो थे वो अपने प्रत्याशियों
को उत्तीर्ण कराने के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे, और बाद में वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सहरिया ने जो है इसकी जांच की और उन तीनों को जो है काम देना बंद कर दिया। लेकिन अवकाश ग्रहण के कुछ पहले उन्होंने फिर से उनको काम दे दिया और फाइल जो है जस्टिस बी.एन. कृपाल जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उनको भेज दी, लेकिन उस फाइल पर बी.एन. कृपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। जस्टिस शमित मुखर्जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय के जज थे और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में उनका हाथ पाया गया। जब उसका पक्का सबूत मिल गया तो भारत सरकार के गृह सचिव और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक उस समय के मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खरे से मिले और उनको सारा टेप वगैरह दिखाया। जस्टिस खरे ने मुझे खुद बताया कि मैंने शमित मुखर्जी को बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारे खिलाफ ये सारी बातें हैं, तुम इस्तीफा दो। तो उसने मना कर दिया, और मना ही नहीं किया बल्कि धमकी देने लगा कि मेरे तो इतने संपर्क हैं अरुण जेटली से, फलां से, इससे उससे, कि मैं तो किसी जज को इम्पीच करा दे सकता हूं। मैंने कहा कि तुम बकवास बंद करो, अगर तुम इस्तीफा नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश अभी देता हूं। तब शमित मुखर्जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन 3 घंटे बाद ही उसने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन चूंकि जस्टिस खरे ने राष्ट्रपति को कह रखा था उसको स्वीकार करने के लिए, इसलिए वो 3 घंटे के अंदर ही इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, और वो जो वापस लेने की कोशिश की गई वो ऐसे ही रह गई। बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि अगर एक बताना शुरू करेंगे तो लंबी फहरिस्त बन जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस जे सेठना और जस्टिस पी.वी. मजूमदार के बीच खुली अदालत में 2007 में झगड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि सेठना ने उनको पीट भी दिया। बाद में सेठना का जो है स्थानांतरण सिक्किम उच्च न्यायालय किया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने चुनौती दी भारत के मुख्य न्यायाधीश को कि मेरे ऊपर अगर आपको हिम्मत है तो कार्रवाई करिए, और मैं भी जो है सो आपको बिल्कुल जो है एक्सपोज करके रख दूंगा, मैं आप नंगा कर दूंगा। ये उसने धमकी भी दी। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के जज एम.एम. पूंछी पर भी गंभीर आरोप लगे, और एक कमेटी जो थी, जो निजी नागरिकों की कमेटी थी, जिसमें कुछ सम्मानित लोग थे, जस्टिस तारकुंडे, जस्टिस त्रिपाठिया, शांति भूषण, अनिल दीवान, और उन लोगों ने भी देखा कि ये जो आरोप हैं वो बड़े गंभीर हैं, और उन्होंने काशीनाथ टपूरिया जो कि मुद्रा स्कैम हुआ था 1950 के दशक में, बहुत बड़ा स्कैम था, स्कैंडल था, उस मुद्रा का दामाद था, और उसको जो है सो उसके पक्ष में फैसला दिया गया है, तो उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाना चाहिए। उस समय ये आरोप उन पर लगा था, लेकिन वे बने। जस्टिस जे.एस. आनंद वही भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन उन पर भी आरोप है कि जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, तो उस समय उनकी बेटी को करोड़ों अरबों की ज़मीन औने पौने दाम में दी गई, और जिसने दिया था उसके पक्ष में फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ए.आर. लक्ष्मणन 16 मई 2007 को खुली अदालत में रो पड़े कि आज मुझे एक फैक्स आया है और मुझे धमकी दी गई है। वो मुलायम सिंह यादव का डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस देख रहे थे, और उन्होंने अपने को उस मामले से हटा लिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस निर्मलजीत कौर और निर्मलजीत यादव, इन दो पे आरोप लगा। दरअसल 15 लाख रुपए जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे मिला, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि नहीं, वो निर्मलजीत यादव के लिए था, और वो जो है सो वो भी बड़ा उसमें ऐसे आरोप लगाए निर्मलजीत यादव ने। उस समय जस्टिस एच.एस. बेदी सुप्रीम कोर्ट जज थे, उन पर आरोप लगाया और ये कहा कि किस तरह से संरक्षण मिल रहा है निर्मलजीत कौर को। तो ये ऐसे बहुत सारे मामले हैं। सवाल ये है कि अगर महाभियोग अब तक का अनुभव बताता है कि एक पक्का उपाय नहीं है न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि उच्च न्यायपालिका की कोई जवाबदेही नहीं है, मैंने पहले ही कहा, और आज तक एक भी जज को हटाना संभव नहीं हो पाया है। अगर नेता पे आरोप लगते हैं, अधिकारियों पे आरोप लगते हैं, तो ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें उनकी बर्खास्तगी हुई है, वो जेल गए हैं, लेकिन जजों में सिर्फ कुछ मामलों में है उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। तो इस्तीफा देने से तो मामला धुल नहीं जाता है, अगर जेल जाना पड़ता है और लोगों को, तो उनके खिलाफ ये जो है सो दोहरा मापदंड क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर महाभियोग जो है सो व्यवहारिक नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उसके पहले तो सीधा जो है सो जज को हटा दिया जाता था। जैसे बिहार में एक जज थे जस्टिस पी.आर. दास, और उस समय कोटनी टेरल वहाँ के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने सारे साक्ष्य प्रमाण इकट्ठा कर लिए कि इन्होंने घूस लिया है, तो उन्होंने कहा कि तुम इस्तीफा दो, नहीं तो मैं क्वीन को चिट्ठी लिखूंगा, और जो है सो उन्होंने ये
इस्तीफ़ा ले लिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। कुछ देशों में, अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में कुछ इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह के कमीशन और काउंसिल बने हुए हैं जहां लोग शिकायत करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।